Okay, so yeah. So lecture number 7 ये actually insulation और refractories दो lectures थे, लेकिन मैंने इसको combine किया है एक ही lecture में because of the obvious reason. So we'll try to actually make it quick. So let's start. So first of all, insulation. So insulator is basically a poor conductor of heat, which is the property of that material that we use for our advantage. Okay. Another more sophisticated definition is that insulator is a material with low thermal conductivity. ठीक है, thermal conductivity कम होती है, मतलब it's actually the same thing with different words, but this definition is you can say it's more sophisticated definition, so it would be more preferable अगर आपने किसी को बताना है एक हाई लेवल पे या लाइक आई हैव टोल्ड यू, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे दो तरह के कल्चर होते हैं, एक होता है फ्लोर का कल्चर और एक होता है ऑफिस का कल्चर। तो फ्लोर का जो कल्चर है जहाँ पे वर्कर्स वगैरह होते हैं जिनकी जो एवरेज एजुकेशन कम होती है, वहाँ पे आप ये वाली डेफिनेशन सुनाएंगे। लेकिन जब आप ऊपर ऑफिस में कोई मीटिंग वगैरह है जहाँ पे यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडियाज़ और स्टफ लाइक दैट, तो आप वहाँ पे ऐसे की डेफिनेशन जो है ना उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इंसुलेशन जो है वो हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं टू कंजर्व हीट एंड हीटिंग रिक्वायरमेंट। और अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो चूँकि हम एक गर्म मुल्क है, तो यहाँ पे हम जो बिल्डिंग्स में इंसुलेशन यूज़ करते हैं वो बेसिकली टू प्रिवेंट हीट फ्रॉम कमिंग इन। और जो हम यहाँ पे जो कूलिंग करते हैं, हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, जो भी गर्म ममालिक हैं हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, तो जो अंदर जो हमारा जो कूल इन्वायरमेंट है वो कूल रहे, बाहर से जो है ना वो हीट अंदर ट्रांसफ़र ना हो, ताकि हमारा जो लोड है और एनर्जी कंजप्शन है वो कम रहे। इसलिए हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में। और अगर हम बात करते हैं ठंडे ममालिक की जो कि हाई लैटिट्यूड पे होते हैं, और वहाँ पे हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में, सो दैट कि अंदर जो हमने हीटिंग प्रोड्यूस की, वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होती है, पूरी पूरी बिल्डिंग में सेंट्रल हीटिंग होती है, तो वो जो हीट है ना वो अंदर ही रहे, वो ट्रांसफ़र होकर बाहर ना जाए। उसके लिए हम इंसुलेशन यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स में। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगेन वी use insulation to prevent heat loss or heat gain. It's again the same principle as in buildings. अगर तो आपने जो inside of your any container or reactor, उसका जो inside environment है उसको आपने अगर गर्म रखना है तो आप उसको कहेंगे कि we want to prevent heat loss। और अगर कोई chilled environment है तो you would say we want to prevent heat gain। अब एक तो इसका बेसिक पर्पस है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में टू प्रिवेंट हीट लॉस और हीट गेन। दूसरा जो मेजर इसका जो यूज़ है इंडस्ट्री में वो है फॉर मोर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस टेम्परेचर। अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वी नीड एनर्जी, चाहे वो हीटिंग है चाहे वो कूलिंग है। अब उस हीटिंग और कूलिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज़ इंसुलेशन, सो दैट वी नीड लेस एनर्जी। अगर हमारी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, वी विल हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, जो कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट इकोनॉमिकल। एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इज ये भी ऐसी है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्नेसेस, जो स्टील इंडस्ट्री है, अगर हम उसमें इंसुलेशन यूज़ नहीं करेंगे तो जो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट है वो जो हाई टेम्परेचर है इनसाइड द फर्नेस, वो ट्रांसफ़र, वो जो हीट है उसके अंदर वो ट्रांसफ़र होगी एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में आपके वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और एक कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर जो है वो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब ये एक बात याद रखें कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, किसी भी किस्म का जो रिस्क है ड्यू टू एक्सप्लोजन उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इंसुलेशन कैन ओनली प्रिवेंट हीट ट्रांसफर, इट कैन नॉट प्रिवेंट एन एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन के लिए हम दूसरी चीज़ें जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल की बात हो रही है ना, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड दैट
is related to the temperature. ठीक है. अब secondly, insulation it prevents condensation cold surfaces and resulting corrosion. आप इंसुलेट कर देते हैं कोल्ड सर्फेसिस को तो उसमें क्या होगा. अब फॉर एग्जांपल आपका एक कंटेनर है दैट इज चिल्ड एट लेट्स से -15 डिग्री सेंटीग्रेड या मे बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा कि उसके जो अगर तो उसकी जो वॉल्स हैं सिलेंडर की जो कंटेनर की अगर उनको आप इंसुलेट नहीं करेंगे बिकॉज द आउटसाइड वॉल टेम्परेचर दैट विल आल्सो रिड्यूस बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर. जो सराउंडिंग एयर है जो उसके आसपास पूरे फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर जितनी एयर है उसमें जितना मॉइस्चर होगा वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाएगा. जब मॉइस्चर कंडेंस होगा तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जहाँ पे भी कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन के साथ हम एसिडिक गैसेस की जो है ना अगर मौजूद हो एनवायरनमेंट में तो वो एसिडिक गैसेस हैं दे गेट अब्जॉर्ब इन द कंडेंस्ड वाटर वेपर्स और वहाँ पे कोरोजन हो जाती है. तो उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं कि अगर हम कोल्ड सर्फेसिस को इंसुलेट कर दें प्रॉपरली तो हमारी कंडेंसेशन नहीं होती और जिसकी वजह से हमारी कोरोजन भी नहीं होती. अब इंसुलेटर्स जो है वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं. अब इसमें एक तो आपको पता है कि दो मेन मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के जिनको आप रोक सकते हैं. वो है कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन. रेडिएशन को एक्चुअली आप रोक ही नहीं सकते. ठीक है. वो रेडिएशन चूँकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं दे मोस्टली पास थ्रू एवरीथिंग. लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन को आप जो है वो लिमिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंसुलेटर्स. तो कंडक्शन जो है वो दैट इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स. तो इंसुलेटर्स में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. एक तो ये कि उनमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए. जैसे जो भी हमारे मेटल्स हैं दे आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्योंकि उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट ट्रांसफर करते हैं. दूसरा जो है वो जो मेथड है वो कन्वेक्शन है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है. तो वो ये इंसुलेटर्स उसको प्रिवेंट करते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली पोरस मटीरियल्स. Porous materials means they contain large number of dormant air cells. एयर सेल्स होते हैं दरमियान में जो है ना वो एयर पॉकेट्स होती हैं एयर बबल्स होते हैं. यू कैन नेम इट एनी वे. लेकिन द आइडिया बिहाइंड इसके एयर जो है ना वो ट्रैप होती है उसके अंदर. अब एयर ट्रैप होने की वजह से ना तो कंडक्शन होती है ना ही कन्वेक्शन होती है. क्योंकि एयर में एक तो आपके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और चूँकि एयर ट्रैप है वो मूव भी नहीं कर सकती टू डू कन्वेक्शन. इसीलिए ये इंसुलेशन है ना ये पोरस मटेरियल जो होते हैं दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डॉर्मेंट एयर सेल्स और एयर सेल्स डॉर्मेंट होने की वजह से ना हमारे पास कंडक्शन होती है ना कन्वेक्शन होती है. ठीक है. तो ये बेसिक आइडिया है इंसुलेटर्स के होती है. अब बेनिफिट्स ऑफ इंसुलेशन कुछ मैंने वैसे बता दिए कुछ इनको हम फॉर्मली इस स्लाइड पे देखते हैं कि दे रिड्यूस ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन. लाइक आई टोल्ड यू हीटिंग हो या कूलिंग हो अगर हम उसको प्रॉपर्ली इंसुलेट नहीं करेंगे वी विल नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन द टेम्परेचर. ठीक. तो इंसुलेशन अगर हम कर देंगे तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी. ऑफर्स बेटर प्रोसेस कंट्रोल बाय मेंटेनिंग प्रोसेस टेम्परेचर. ठीक है. आई टोल्ड यू कि इंसुलेशन करते हैं तो मेंटेनिंग प्रोसेस टेम्परेचर एक्चुअली गेट्स मच ईजियर एंड इकोनॉमिकल. ठीक है. Prevents corrosion by keeping the exposed surface of a refrigerator system above dew point. ये मैंने आपको बताया. Provides fire protection to equipment. ये भी एक इसका बेनिफिट है कि जो इंसुलेशन होती है वो एक तो आपको हाई टेम्परेचर जो है वो उसको कंटेन रखती है इनसाइड द कंट्रोल एनवायरनमेंट. और दूसरी ये कि बहुत सारी इंसुलेशन जो है दे आर एक्चुअली ऑल्सो फायर प्रूफ. तो वो अगर इन केस ऑफ एनी फायर एक्सीडेंट वो फायर जो है ना वो कंटेन रहती है उसके अंदर. इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स वाइब्रेशंस. बहुत सारी इंसुलेशन हैं जो कि एक्चुअली पोरस तो होती हैं उसके साथ जो है वो दे आर ऑल्सो जैसे आपका फोम होता है ना जो आप या पुराने ज़माने जो आप स्कूल में पढ़ते थे तो वो वाइट बोर्ड के ऊपर से रिमूव करने के लिए वो एक फोम सा हम यूज़ करते थे स्पॉन्ज. तो वो स्पॉन्ज इज़ एक्चुअली वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेशन.
और एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे इंसुलेशन के तौर पे यूज़ होता है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। अभी आगे देखेंगे जाके, तो वो अब आप देखेंगे तो जो कोई भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व करेगा। तो इंसुलेशन के साथ हम ये भी एक बेनिफिट लेते हैं कि इट ऑब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेशन है। अब ये चूँकि हमारा लेक्चर ये काफ़ी लंबा है, तो मैं अभी कुछ चीज़ों को जो है मैं स्किप करूँगा डिटेल्स में। आप जो है वो उसको बाद में जो हैंड आउट्स में अपलोड करूँगा उसमें से देख लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। तो ये 3 टाइप्स हैं इंसुलेशन। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज वो ये हैं: लो टेम्परेचर, मीडियम एंड हाई टेम्परेचर। इसके जो टेम्परेचर रेंजेस हैं यू कैन सी हियर, लो टेम्परेचर इज अप टू 90 डिग्री C एंड ऑल्सो इट गोज टू माइनस टेम्परेचर। सो माइनस जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर हैं वहाँ तक भी जाती है। ठीक है, मीडियम टेम्परेचर वो 90 से 325 और 325 से अबव जो है वो हाई टेम्परेचर इंसुलेशन हो जाती है। ठीक है, अब लो टेम्परेचर इंसुलेशन में आप ये देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स है, कोल्ड एंड हॉट वाटर सिस्टम्स है। ये हॉट वाटर सिस्टम्स वो हैं जो हमारे घरों में होते हैं, जो आमतौर पर डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम है। स्टीम सिस्टम की बात नहीं कर रहे। स्टीम सिस्टम जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है वो हॉट वाटर सिस्टम है, वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं। या फिर बहुत ही कोई माइल्ड किस्म का प्रोसेस है इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको 80 डिग्रीज यूज़ करना है, तो वहाँ पे भी आप ये लो टेम्परेचर इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक्स हैं। तो commonly used materials are cot, wood, mineral fibers, polyurethane and expanded polystyrene। या expanded polystyrene मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है ना वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज्ड इंसुलेटर है नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो ये सारे हैं, इनके मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। अभी आपकी आगे एक असाइनमेंट में आपको दूंगा, उसमें आपने इनकी डिटेल जो है ना वो सर्च आउट करनी है। मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन की बात करते हैं तो वो इस टेम्परेचर रेंज में आती है। तो इस not really a low temperature, but you can say lower temperature than the high temperature applications. Heating and steam raising equipment, अब चूँकि यहाँ पे स्टीम आ गई है तो स्टीम का टेम्परेचर लाइक आई टोल्ड यू इट्स ऑलवेज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसलिए वहाँ पे मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन यूज़ करते हैं। स्टीम लाइन्स, फ्लू डक्ट्स का मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है, मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे इंजन के ऊपर, उसके जो एग्जॉस्ट गैस की जो टेम्परेचर आ रहा होता है तो वो मुझे रीडिंग उसकी याद है। तो चूँकि फ्लू गैस भी एक्चुअली इट्स क्वाइट सिमिलर, तो उसके जो टेम्परेचर्स होते हैं जो फ्लू गैसेस के, वो दे कैन रेंज फ्रॉम 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड depending upon the load, depending upon the combustion efficiency, and depending upon how much heat you are transferring from the flue gases to allied processes, जैसे कि हमारे जो फीड वाटर हीटिंग है या इकोनोमाइज़र है या कोई भी जो हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्लू गैसेस में से, वो उसके टेम्परेचर को डिपेंड करती है। बट स्टिल जो फाइनल टेम्परेचर होता है फ्लू गैसेस का, दैट इज ऑलवेज एटलीस्ट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एनी कैन एनीवन टेल मी कि ये एटलीस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों होता है फ्लू गैसेस का टेम्परेचर? आप लोग सो रहे हैं? गाइस, आर यू लिसनिंग टू मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब कोई देगा? नहीं जुनेद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। और लियाकत, आपने कहा द लाइनिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर नॉट? नो, दैट्स एक्चुअली अ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। इंसुलेशन नहीं होती, वो रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है जिसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम आगे बात करते हैं। बट नो, दैट इज नॉट
डायरेक्टली एन इंसुलेटर। इंसुलेटर हम हमेशा प्रोसेस के बाहर यूज करते हैं, प्रोसेस के अंदर इंसुलेटर यूज नहीं करते हैं। एनी हाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। तो जो टिपिकल मटेरियल जो हम यूज करते हैं मीडियम टेम्परेचर इंसुलेशन में, दैट इज 85% मैग्नीशिया, एस्बेस्टॉस, कैल्शियम सिलिकेट एंड मिनरल फाइबर। अब आप देखें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके पास कॉमन हैं। यहाँ पे 85% मैग्नीशिया आप यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। मिनरल फाइबर्स आप यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। बट मिनरल फाइबर्स एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो अभी आगे हम इसकी पिक्चर्स भी देखते हैं मिनरल फाइबर्स की, लेकिन एक्चुअली बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और वो जो टाइप्स हैं ना, दे डिपेंड अपॉन कि हम किस टेम्परेचर रेंज में इसको यूज़ करेंगे, मीडियम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रेंज में, क्योंकि मिनरल फाइबर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे डिपेंडिंग अपॉन के मिनरल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट आ गया जो कि वहाँ पे लो टेम्परेचर में नहीं था। पॉलीयूरेथेन और पॉलीस्टायरीन चूँकि ये प्लास्टिक हैं, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको लो टेम्परेचर में यूज़ करते हैं, मीडियम और हाई टेम्परेचर में यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं हाई टेम्परेचर पे। अब ये जो है 325 से अब ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं। वे सुपरहीटेड स्टीम सिस्टम्स, बिकॉज दैट सुपरहीटेड स्टीम सिस्टम से वो तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाते हैं। ओवन ड्रायर फर्नेसेस में हम बाहर यूज़ करते हैं, अंदर नहीं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि टिपिकली इंसुलेशंस आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू फायर्स। अगर तो फायर्स के साथ एक्सपोज कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली मीन्स कि दे आर नॉट इंसुलेटर्स। अब गोइंग बैक टू द लियाकत क्वेश्चन, दे आर नॉट एक्चुअली इंसुलेटर्स, दे आर मोर लाइक इंसुलेटेड रिफ्रैक्टरीज। हम आगे जाके देखेंगे रिफ्रैक्टरीज में, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मटेरियल्स आर एस्बेस्टोस। अब एस्बेस्टोस जो है ना, ये यूज तो हम करते हैं बट दैट इज़ वेरी पॉइजनस, दैट इज़ वेरी एलर्जिक मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो इसलिए इसका जो है ना वो इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। लेकिन जिन जिन मुल्कों में एनवायरमेंटल जो कंसर्न होते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, वहाँ अभी तक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली एस्बेस्टोस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड चीप। कैल्शियम सिलिकेट, मिनरल फाइबर, अगेन मिनरल फाइबर आ गए यहाँ पे, लेकिन ये डिफरेंट मिनरल फाइबर्स हैं। माइका, वर्मिकुलाइट बेस्ड इंसुलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जो है इंसुलेशन हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर इंसुलेशन में। ये फायर क्ले और सिलिका बेस्ड इंसुलेशन हैं, ये जो है ना बहुत सोफिस्टिकेटेड जो है ना, और ये सिर्फ हाई टेम्परेचर में यूज़ होती हैं। आपका जो आमतौर पे जो एक बेसिक एग्जांपल फायर क्ले इंसुलेशन की हम सब ने देखी हुई है। एनीवन फायर क्ले इंसुलेशन कहाँ पे देखी हुई है आपने? नो वन? ओके, एक क्वेश्चन फिर एग्जाम में ही पूछूंगा मैं। अब अनदर क्लासिफिकेशन है इंसुलेशन मटेरियल्स की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक हैं दे आर बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक दे आर नॉट बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एक बेसिक जो है ना बस यही है कि जो ऑर्गेनिक है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ लो टेम्परेचर एप्लीकेशन में, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे जाके चूँकि वो कार्बन बेस्ड है, दे माइट स्मोक, दे माइट गेट फायर और वो डैमेज हो सकती है। इसलिए जो हाई टेम्परेचर जो एप्लीकेशन है उनमें हम हमेशा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं फॉर इंसुलेशन। अब कॉमन जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम ज़रा ब्रीफली देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। कैल्शियम सिलिकेट है। कैल्शियम सिलिकेट ये हमारे पास वी कैन सी हियर दिस कैल्शियम सिलिकेट, ये पाइप्स की फॉर्म में या हमें जो है ना वो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप होता है, ये हमें डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना हमें मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, प्लांट पाइपिंग में यूज़ करते हैं, वे हाई सर्विस टेम्परेचर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर नीडेड, ठीक है। तो the temperature ranges vary from 40 degree to 950 degree centigrade, ठीक है।
तो ये इन दी एंड जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आप में से कोई भी इस फील्ड में जाता है तो आपको जो है ना वो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ करना है, उसकी सूटेबल टेम्परेचर रेंजेस क्या होती हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि आपके पास जो है ना कैटलॉग्स होते हैं मुख्तलिफ सप्लायर्स के, जिसमें ये सारी जो है ना वो टेबल की फॉर्म में आपको प्रॉपर्टीज दी होती हैं, और आपने उनमें से जो है ना जो भी सूटेबल इंसुलेटिंग मटेरियल हो वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब ग्लास मिनरल वूल, मैंने आपको पहले बताया था कि मिनरल वूल जो है वो बहुत तरह की होती है। अब ये ग्लास मिनरल वूल है हमारे पास। ठीक है, ये उसकी एक एग्जांपल भी है। They are available in flexible forms, rigid slabs and pre-formed pipework sections. ठीक है, एक तो ये आपको शीट्स की फॉर्म में मिल जाती है जो बड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, आप उसको किसी भी शेप में काट के जो है ना वो उसको फिट इन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये प्री फैब्रिकेटेड और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी जो है ना मिल जाती है, रिजिड स्लैब्स की फॉर्म में मिल जाती है, जो कि आप ज़्यादा इजीली उसको माउंट कर सकते हैं। ठीक है, they're good for thermal and acoustic insulation. Acoustic insulation actually means के sound dampening के लिए, कि अगर आपका कोई एक इक्विपमेंट है, एक कमरा है जिसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर वर्किंग इन गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन जहाँ पे पड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, क्योंकि रोटरी पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। तो आपने कंट्रोल रूम में जो है ना वो क्वाइट रखना है, बिकॉज कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हाई to the noise actually is it can damage your mental health. तो उसको जो आपने जो शोर आ रहा है उसको डैम्पन करने के लिए भी आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। चिलिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम की पाइपलाइन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंज इज -10 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये ग्लास मिनरल वूल की बात हो रही है, ये उसकी टेम्परेचर रेंज है। थर्मोकोर, ये मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, जो थर्मोकोर आपको वाइट कलर का मिलता है ना, जो जिसको हम बचपन में कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदें तो वो थर्मोकोर के अंदर पैक होके आती है, उसको ज़रा झटके वगैरह से बचाने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंसुलेटर। तो बिल्डिंग्स में हमारे यहाँ जो थर्मोलॉन है, जंबो लॉन एक बहुत मेजर प्लेयर है बिल्डिंग्स के इंसुलेशन में, वो एक्चुअली एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलेशन ऑफ पाइपिंग और कोल्ड स्टोरेज में हम यूज़ करते हैं, जो आप यूजुअली दे आप प्रेफर टू यूज़ इन कोल्ड एनवायरनमेंट। हॉट एनवायरनमेंट में इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज वो ज़रा मेल्ट हो जाता है आराम से। एक्सपेंडेड नाइट्राइल रबर, ये भी ऑर्गेनिक है, तो यू कैन रीड आफ्टरवर्ड्स। रॉक मिनरल वूल, पहले हमने ग्लास मिनरल वूल की बात की थी, नाउ इट्स रॉक मिनरल वूल। It's available in the range of forms from lightweight rolled products to heavy rigid slabs. अब ये मुख्तलिफ फॉर्म में आपको जो है ना वो अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल फॉर्म में भी है, रिजिड फॉर्म में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसकी जो एडिशनल प्रॉपर्टी है दैट इज फायर रिटार्डेंट। Glass mineral wool is actually not fire retardant because that is actually made from glass fibers. तो क्या होगा अगर तो वो ग्लास के टेम्परेचर से, ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो फाइबर्स हैं तो वो मेल्ट हो जाएंगे, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। वो जो एक हमारे पास लेट सपोज 10 सेंटीमीटर थिक मिनरल वूल ग्लास मिनरल वूल का पैनल था, वो जब फ्यूज होगा वो ग्लास बन जाएगा, तो वो मे बी 4-5 मिलीमीटर का रह जाएगा, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, उसकी डेंसिटी और सब कुछ जो है ना वो चेंज हो जाएगा, और हमारी जो इंसुलेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, और वो ग्लास है वो ब्रेक भी कर सकते हैं। रॉक मिनरल वूल का चूंकि सोर्स मटेरियल डिफरेंट होता है, तो दैट इज इन एडिशनल टू very good thermal insulation properties, it also gives us fire retardant properties. तो ये like I said different mineral wools होती हैं जिनको हम different applications में use करते हैं। ठीक है, अब मोल्डेड इंसुलेशन है। अब ये कि थोड़ा सा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक तो आपको इंसुलेशन मिलती हैं जो कि फ्लेक्सिबल फॉर्म में होती हैं, शीट्स की रोल हुई होती हैं। जिस तरह आप लोग बचपन में अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है वो कवर चढ़ाते थे, आपको एक रोल मिलता था, तो रोल जो है ना वो आप लेके आते थे, उसको साइज़ के मुताबिक काटते थे, फिर उसके बाद कॉपी पे कवर चढ़ाते थे। उसके बाद फिर अब जो है ना वो एक प्री फैब्रिकेटेड किस्म का प्लास्टिक कवर आ गया,
जो कि आपने जो है ना वो सिंपली जो है ना वो एक फिक्स साइज का लेके आते हैं अपनी कॉपीज को जो है ना उसके अंदर डालते हैं और दैट्स इट। तो ये यही जो है ना वो आइडिया जो है ना वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि एक तो इंसुलेशन के आपको रोल्स मिलते हैं, जो मिनरल वूल का ना, जो आप उसको देखेंगे ना, लाइक मैं आपको भी असाइनमेंट दूंगा, आप उसमें थोड़ा सा देखेंगे, आप यू कैन सी कि वो रोल्स की फॉर्म में आता है, फिर जो डिजायर्ड शेप में हम उसको काट के उसको फिट कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ मोल्डेड इंसुलेशंस भी आती हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ मोल्डेड सेक्शंस, सेमी सिलेंड्रिकल टाइप्स फॉर पाइप्स, स्लैब्स फॉर वेसल्स, फ्लैंजेस, वाल्व्स एक्सेट्रा। ये मोल्डेड मतलब कि इसके भी मोल्ड होते हैं, मोल्ड्स के अंदर डाल के ना डिफरेंट शेप्स में, जो डिफरेंट शेप्स में मोल्ड करके जो है ना उसको बल्क में जो है ना सप्लाई किया जाता है, ताकि आप उसको फटाफट जो है ना वो उसको अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेमी सिलेंड्रिकल सेक्शंस की बात करते हैं जो पाइप्स के लिए यूज करते हैं, एक मेथड इसका ये है कि आप जो है ना पाइप की लेंथ का जो है ना वो एक फ्लेक्सिबल इंसुलेशन मटेरियल काटें, उसके बाद जो पाइप का जो सर्कमफ्रेंस है वो मेजर करके उसको जो है ना उसके मुताबिक जो फ्लेक्सिबल मटेरियल है उसको कट करें और उसके बाद उसको उसके ऊपर रोल करके एडिशनल सेट लगाएं टेप का। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है और इसमें मटेरियल बहुत सारा जो है आपका वेस्ट भी हो जाता है। तो जब आप मटेरियल को कट करेंगे, बहुत सारा मटेरियल कटिंग की वजह से जो छोटे साइजेस जो साइड पे आ जाते हैं वो मटेरियल आपका वेस्ट हो जाता है। इसके बजाय अगर आप सेमी सिलेंड्रिकल साइजेस में, सेमी सिलेंड्रिकल नॉन साइज में मोल्डेड इंसुलेशन लेके आते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसकी लेंथ के देखना है, लेंथ में कट करना है और उसके बाद उसको दोनों पाइप्स के ऊपर एक सेमी सिलेंडर नीचे से एक सेमी सिलेंडर ऊपर से रख के उसको आपने माउंट कर देना है, एंड दैट्स इट। And that actually is said in the second point, the main advantage of the molded section is the ease of application. ठीक है, आप ईज ऑफ एप्लीकेशन है बजाय से कि आप उसकी मेजरमेंट्स लेके उसको काटें, आप सिंपली जो मोल्डेड इंसुलेशन लेके उसको एज इट इज जो है वो अप्लाई कर देते हैं फटाफट। आधे घंटे के बजाय आपका 2 मिनट के अंदर काम हो जाता है। और ऑल्सो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट। कोर्स अगर आपकी इंसुलेशन कल को ख़राब होती है तो आपको बजाय इसके कि वो दोबारा से आप एक घंटा लगा के जो है ना वो एक नॉन साइज़ के अंदर काटें, आप सिंपली जो है ना पुराना साइज़ फेंक के नया जो है ना मोल्डेड इंसुलेशन उसके ऊपर रख के क्विकली जो है ना उसको माउंट कर सकते हैं। तो ये मोल्डेड इंसुलेशन इसलिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी असाइनमेंट है आपकी जो स्लाइड 5 और 9 के ऊपर जो भी डिफरेंट टाइप्स मटेरियल्स ऑफ इंसुलेशन हैं उसमें उसकी क्लासिफिकेशन भी आती है, लो टेम्परेचर, मीडियम, हाई टेम्परेचर। और जो मटेरियल्स मैंने आपको बताए हैं जो कॉमन मटेरियल्स हैं, कैल्शियम सिलिकेट है, मिनरल वूल है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरिन, ग्लास मिनरल वूल, रॉक मिनरल वूल, ये सब जो टाइप मैंने आपको पिछली स्लाइड 5 to 9 है, इसकी आपने जो है ना वो पिक्चर्स, आपने इसकी एक सैम्पल पिक्चर देखनी है और हर इंसुलेशन की एटलीस्ट 2 एप्लीकेशंस, उनका नाम और उनकी पिक्चर वो आपने लगानी है। उसकी सबमिशन डेडलाइन जो है वो संडे 6 जून है और ये असाइनमेंट आप ग्रुप्स में सबमिट करवाते हैं, जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं ग्रुप्स में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है संडे तक। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो इंसुलेशन है। इंसुलेशन के बाद आपकी जो रिफ्रैक्टरीज, जो कॉमन रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं वो स्लाइड नंबर 30 पे आएंगे। स्लाइड नंबर 30 पे वो मटेरियल्स की एक लिस्ट है, वो भी आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। ये बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आई थिंक 1 घंटे का मैक्सिमम काम है और अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 15 मिनट्स ईच, देन यू हैव टू कंपाइल इट। ये आप संडे तक जो है ना वो ये सबमिट करवा दें। ठीक है, अब हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स की बात करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी लाइक आई सेड कि ये कुछ चीज़ें होती हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कोई भी आपने मटेरियल अगर सिलेक्ट करना है तो उसमें हमने कौन से पैरामीटर्स को ज़हन में रखना है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द हीट लॉस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट इंसुलेशन थिकनेस, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। उसके यूनिट्स जो है ना वो वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना दैट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दैट इज वाई
thermal conductivity is always specified at the mean temperature. मतलब हमें कोई भी सोर्स मिलेगी ना डिफरेंट मटेरियल्स की, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे हमारे पास एक टेबल है, तो टेबल में 3 जो हैं हमारे पास मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी है, कि थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है हमारे पास, लेकिन डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इसकी जो है ना वो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, विच मीन्स कि ये चेंज हो रही है एट एवरी एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज हो रही है. दिस सच टेबल्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि हमने कौन सी जगह पे कौन सा जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने यूज करना है, विच इज एक्चुअली मोर सूटेबल फॉर आवर एप्लीकेशन. ठीक है, अब इसको जरा ब्रीफली देखते हैं. आप ये कैल्शियम सिलिकेट, रेजिन बॉन्डेड मिनरल वूल और सिरामिक फाइबर ब्लैंकेट्स, ठीक है, ये 3 मटेरियल्स हैं हमारे पास. इसमें हम ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटीज हैं. अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो आप ये देखिए कि ना इसकी गिवन है ना इसकी गिवन है, सिर्फ इसकी गिवन है. दैट मीन्स एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ये है. कैल्शियम सिलिकेट और फाइबर ब्लैंकेट्स दे आर नॉट suitable to use at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 200 पे हमें ये तीनों ऑप्शन मिल रही हैं, लेकिन 200 के ऊपर हम देखें कि हमारे पास इसकी जो है ना वो कंडक्टिविटी कम है, इसकी भी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेंगे. इसी तरह 300 के ऊपर आप देखें कि 300 के ऊपर जो है वो ये दोनों एक जितनी है, ये जो है वो स्टिल कम है. 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखते हैं तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्शियम सिलिकेट इज मोस्ट सूटेबल, बिकॉज 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी स्टिल 0.08 है, इसकी जो है ना वो 0.11 हो गई है, इसकी 0.09 हो गई है, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. तो हर टेम्परेचर के ऊपर वी हैव टू लुक एट द डेटा. जो हमारे पास सप्लायर का डेटा अवेलेबल है, हमें उस डेटा को देखना है, प्लस हमने अपनी एप्लीकेशन को देखना कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, उसके मुताबिक हमने जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो सेलेक्ट करना है. अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो दैन वी एक्चुअली हैव ओनली वन चॉइस. अगर 700 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचती है, बिकॉज ये इन दोनों मटेरियल का डाटा ही नहीं गिवन, which means that these two materials are not suitable to use here. So that is how we look at the tables given from the suppliers and then use that information to select the insulating material for our application. ठीक है, अब ये सर्विस टेम्परेचर्स हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको बाद में देखते हैं. तो इसी तरह जो है वो हम कोल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का डेटा है, ये जो डेटा हमारे पास गिवन था ये था हॉट इंसुलेशंस का, यानी कि वो इंसुलेशन जो कि मीडियम से लेके हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हैं. लेकिन यहाँ पे जो है ना कोल्ड इंसुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली दे आर मोर सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन और सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एप्लीकेशन, जो माइनस में जो टेम्परेचर होते हैं उनकी एप्लीकेशन के लिए. तो ये सारे जो है ना हमारे पास गिवन है, और ये चूँकि हम एक लो टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है. इन सब की बस जो है ना हमें सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ गिवन है कि क्या जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं. अब उसमें जो है ना वो ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, ग्लास फाइबर ब्लैंकेट या ग्लास वूल है, बोर्ड और स्लैब है, ये बोर्ड और स्लैब की फॉर्म में से इस तरह मिलते हैं. लूज फिल होती है, लूज फिल मतलब पाउडर या फिर पल्प की फॉर्म में होती है. तो ये डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन हम इन तीनों क्लासिफिकेशन में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये वुड पल्प की बात हो रही है, ये जो लकड़ी का जो बुरादा होता है, सॉ डस्ट और शेविंग, ये भी लकड़ी के बुरादा ही है. ये सॉरी ये पल्प है जो आपका बिल्कुल ही जो है ना वो पेस्ट सी होती है. मिनरल वूल, अब ये मिनरल वूल आपको यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंकेट की फॉर्म में है जो वो का रोल हुआ होता है, और यहाँ पे जो है ना आपको लूज फिल की यानी कि पाउडर फॉर्म में है. ठीक है, वुड फाइबर है, ये भी आपको जो है ना वो लूज फिल फॉर्म में मिल जाता है. आप इसको अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन एंड प्रेफरेंस इसको आप यूज कर सकते हैं. अब इंसुलेशन थिकनेस जो है ना वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट.
तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका ब्रीफली एक फार्मूला लिखा है, और इसकी जो ज़्यादा डिटेल जो है वो मैंने वर्ड फाइल MS Teams में अपलोड कर दिया, आप उसको देख लें। आई होप इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट। अगर आप उसको समझने में कोई मुश्किल आती है तो देन यू कैन कम टू मी विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ऐसे नहीं मैं कहूँ आप ऐसे नहीं चलेगा कि आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आई, मैं ज़ीरो से समझा दें। अगर मैंने ज़ीरो से ही आपको समझाना होगा तो मैं लेक्चर में समझा दूँ, बट आई वांट टू यू लुक एट दीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और कम टू मी विद स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा। बट अगर आप जनरल क्वेश्चन लेके आ जाएंगे सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ज़ीरो से समझा दो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हम यूज़ करते हैं। हम we use this formula and some other calculations to calculate the thickness of insulation that is required. ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की। अब इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है कि एक तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम इंसुलेशन का जो थिकनेस है वो बढ़ाते जाएं तो हमारी जो हीट ट्रांसफ़र है वो कम से कम होती जाएगी, और कम से कम होती जाएगी का मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। बट इंसुलेशन ऑफ एनी सिस्टम मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्री में नहीं होती इंसुलेशन, आपको उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं। That is why it is very important to analyze the thermal insulation with respect to cost. मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि हर चीज़ जो है ना वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि अल्टीमेटली द कंपनी नीड्स टू मेक अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट तब होता है जब हम प्रॉफिट इंक्रीज तब होता है जब हम चीज़ों को ऑप्टिमली करें। ऑप्टिमल का मतलब ये, ऑप्टिमल की बहुत सारी डेफिनेशन है। ऑप्टिमल का एक मतलब ये है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जिसको हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का ये मतलब यस प्रोडक्टिविटी भी हम कहते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि हम जो है वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कि हमें एज सून एज पॉसिबल हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाए। ऐसे नहीं कि हम जो है वो 50 लाख रुपया लगा दें और 50 लाख रुपया लगाने की वजह से हमें हर साल जो है वो 10,000 रुपये की बचत हो, या चलो 10,000 तो बहुत कम है, 25,000 रुपये की बचत हो। 50 लाख रुपया लगाने पे 25,000 रुपये की बचत हो रही है। दैट मीन्स कि 4 महीनों में हमें 1 लाख रुपए की बचत हो रही है और 1 साल में हमें 3 लाख रुपए की बचत हो रही है। तो 3 लाख रुपए की बचत 1 साल में हो रही है, तो जो 50 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें मिलेगा, एक रिटर्न नहीं, उसका ब्रेक इवन पॉइंट हमें जाके आएगा 3 into 48 divided by 3 116 Sir, about 17 years. About 17 years में। तो 17 years में हमें उस 50 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जब हमारी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जस्टिफाई होगी। दैट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बजाय क्या, उसके बजाय बेहतर स्ट्रेटजी क्या है कि हम 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें या 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और उसके ऊपर हमें 15,000 रुपये का जो है ना वो या 20,000 रुपये का हमें जो है वो हर महीने की बचत हो, जिसका मतलब है कि हमें बहुत 5 से 6 साल में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाए। तो ये एक्चुअली ये बेसिकली सारा आइडिया है इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कैलकुलेट करने का, कि हमने जो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया है हमने उसको देखना है, उसको एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, कि हमें जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे इंसुलेशन के ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो हमें एनर्जी कंजम्पशन में बचत होगी वो कितने साल में पूरी होगी। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी इंसुलेशन नहीं लगानी जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 100 साल में आए। दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है,
तो यहाँ पे इफेक्टिव टेस्ट ऑफ इंसुलेशन फॉलोज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जितनी हम ज़्यादा इफेक्टिव इंसुलेशन हम लगाते जाएंगे उतना वो एक्सपेंसिव होता जाएगा और उतना ही हमारा जो है वो रिटर्न है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सैंपल जो है ना ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है आपकी कॉस्ट और यहाँ पे है आपका रिटर्न। ठीक है, अब आप ये देखें अगर आप इस रीजन में रहते हैं तो इस रीजन में आपकी थोड़ी सी कॉस्ट, अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ग्राफ एक्सपोनेंशियली जो है ना वो ऊपर जा रहा है। लेकिन एक ऑप्टिमल पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हियर, यहां से आप देखेंगे ग्राफ जो है ना वो स्टीप होता जा रहा है। स्टीप होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से आगे आप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न है ना वो कम होता जा रहा है। ये एक्चुअली यही मतलब है इस लाइन का कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलेशन फॉलोज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। कि अगर आप एक खास लिमिट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ना तो आपका जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है ना वो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे कि इस प्लॉट में आप देख रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत केयरफुली ये सिलेक्ट करना होता है कि हमने किस लेवल की इंसुलेशन करनी है। ठीक है, हेंस there is a definite economic limit to the amount of insulation which is justified। इसमें हम देखते हैं, अगर ये वाला प्लॉट हम देखते हैं तो कॉस्ट हम यहाँ पे जा रही है और रिटर्न हमारे यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना ये एक लिमिट होगी आएगी हमारे पास जहाँ पे हम कहेंगे कि यार इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हमने करनी इंसुलेशन के ऊपर। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में जाएंगे ना तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 5 साल से 50 साल पे चला जाएगा और उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब ये वही जो है उसी बात की एक्सप्लेनेशन है। एन इंक्रीज थिकनेस इज अनइकोनॉमिकल एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड थ्रू स्मॉल हीट सेविंग। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इधर चले जाएंगे तो कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारी सेविंग है ना वो बहुत थोड़ी सी है, तो जस्टिफाई नहीं होती इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना यहाँ पे, दैट इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, अब ये जो है ना एक एग्जांपल है, हीट लॉस है 89 मिलीमीटर थिक ब्लैक स्टील पाइप है। ये जो है ना हमारे पास ये स्टील पाइप है, इसका जो प्रोसेस टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर दैट इज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अनइंसुलेटेड में हमारी जो एनर्जी नीड्स है ना वो आ रही हैं 275 किलो कैलोरीज पर मंथ। ठीक है, तो अगर हम सॉरी किलो कैलोरीज पर मीटर है, ये नॉट मंथ इट्स मीटर। अगर हम इसके ऊपर 50 मिलीमीटर की इंसुलेशन करते हैं तो जो हमारी हीटिंग रिक्वायरमेंट है वो 25 किलो कैलोरीज पर मीटर आ जाती है। ठीक है, अब ये कितना फर्क है 275 से 25 तक। लेकिन अगर हम इंसुलेशन डबल कर देते हैं तो हमारी जो हीटिंग रिक्वायरमेंट है वो 15 किलो कैलोरीज पर मीटर पे आ जाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस जो है ना वो दैट इज ह्यूज, बट यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 50 मिलीमीटर इंसुलेशन कंपेयर्ड विद एन अनइंसुलेटेड पाइप, हमारे पास जो बचत हो रही है वो 260 लीटर्स ऑफ ऑयल पर ईयर की बचत हो रही है। ठीक है, दैट इज ह्यूज। अब 50 मिलीमीटर इंसुलेशन कंपेयर्ड विद 100 मिलीमीटर इंसुलेशन, सिर्फ यहाँ पे 250 का फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 10 का है, और यहाँ पे डिफरेंस है वो सिर्फ 9 लीटर ऑयल पर ईयर है। दैट एक्चुअली मीन्स कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो 50 मिलीमीटर की इंसुलेशन है ना दैट इज द इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे जाते हुए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई है, लेकिन जो हमारा रिटर्न है या सेविंग है दैट इज रिड्यूस्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 10% इंक्रीज हो रहा है।
जो इन्वेस्टमेंट है वो 200% इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा जो सेविंग है वो सिर्फ 10% इंक्रीज हो रही है, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का। एंड सिमिलरली वी हैव अ प्लॉट हियर कि ये एनुअल कॉस्ट है और इंसुलेशन थिकनेस है। एनुअल कॉस्ट की अगर हम देखते हैं तो एनुअल जो इंसुलेशन थिकनेस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारी जो कॉस्ट है ना उसकी इंसुलेशन की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली हमारी जो सेविंग है ना ऑयल में वो कम होती जाएगी। अब ये कंबाइंड कॉस्ट है। ठीक है, तो कंबाइंड कॉस्ट जो है ना वो हमारी एक मिनिमम वैल्यू पे आएंगी यहाँ पे करके। ठीक है, ये एक जस्ट अनदर वे। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ दो केसेस जो है ना वो हमने इवेलुएट किए, 50 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर इंसुलेशन। लेकिन 50 और 100 के दरमियान में, अब 0 से 50 के दरमियान में 50 मिलीमीटर है, 50 से 100 के दरमियान में भी 50 मिलीमीटर। वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर आवर रियल इकोनॉमिक थिकनेस लाइज। हो सकता है कि 35 पे में ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हो जाए, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे सिर्फ दो केसेस इवेलुएट किए, वी कैन नॉट नो। और समटाइम्स ये एक्चुअली जस्टिफाई भी होता है, बिकॉज हमने जो इवेल्युएशन करनी होती है ना वो सप्लायर के ज़हन में रख के करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सप्लायर है, वो सिर्फ तो है ना वो 25, 50, 75 और 100 मिलीमीटर की इंसुलेशन बनाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली। सप्लायर हमारा 25, 50, 75, 100 मिलीमीटर के साइज में जो है ना इंसुलेशन बनाता है। हम जो है ना वो कोई आला किस्म की कैलकुलेशन करके ना हम कह देते हैं कि यार हमें चलो यहाँ पे तो 9 मिलीमीटर है ना, हम लेट्स सपोज हम उसको कह देते हैं 25 के बजाय ना हमें तुम जो है ना वो 29 या 30 मिलीमीटर की इंसुलेशन दो। तो पहली बात तो वो ये कहेगा कि यार हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा पूरा हमने सेटअप एक पूरा लगाया हुआ है, हम 25 और 50 की बनाते हैं, इन दोनों में से कोई लगानी है तो लगा लो। पहली बात तो वो ये करेगा। दूसरी बात वो ये करेगा कि अच्छा चलो हम 30 मिलीमीटर की बना तो देते हैं आपको, लेकिन वो इतनी महंगी बना के देगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक 30 मिलीमीटर की इंसुलेशन बनाने के लिए एक नया सेटअप लगाना पड़ेगा, वो भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए जो है ना वो बनाएगा और उस पूरे सेटअप के पैसे भी आपसे लेगा। तो वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि वो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार इससे बेहतर है कि हम 25 वाला कर लें। तो कैलकुलेशन करना अच्छी बात है लाइक हियर, बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि कैलकुलेशन हमेशा उस हिसाब से करनी है जो कि सप्लायर आपको सप्लाई कर सकता हो। ऐसे नहीं कि आप रैंडम कैलकुलेशन करके सप्लायर को दे दे और वो इन दी एंड आपको ज़्यादा खर्चा पड़ जाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे जो है ना हम जैसे जैसे जो है ना हम अपने इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं, हमारी कॉस्ट जो है ना वो इंसुलेशन की कॉस्ट बढ़ती जाती है और जो फ्यूल की कॉस्ट है ना वो कम होती जाती है। ठीक है, और दोनों की कॉस्ट जो है ना कंबाइंड कॉस्ट जो है ना वो हमारे पास जो मिनिमम आता है ना कंबाइंड कॉस्ट का, वो हमारे पास एक डेफिनेट थिकनेस पे आता है, हम कहते हैं कि अच्छा ये ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो हमारी एनुअल कॉस्ट जो है ना कंबाइंड कॉस्ट जो है ना वो बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो इंसुलेशन की जो कॉस्ट है ना वही एक्चुअली सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। इंसुलेशन की कॉस्ट जो है ना बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली जो डिक्रीज इन द फ्यूल कॉस्ट है ना वो इतना रैपिड नहीं है, इतना स्टीप नहीं है एक खास लिमिट के बाद। दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट कि हमारी जो इंसुलेशन की थिकनेस है ना वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ना एक कुछ फैक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू डिटरमिन इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल है, एनुअल आवर्स ऑफ ऑपरेशन, हीट कंटेंट ऑफ फ्यूल, बॉयलर एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग सरफेस टेम्परेचर, ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। यू कैन लुक इनटू दैट। एक एग्जांपल है कि हमने कैसे जो है ना इकोनॉमिक थिकनेस कैलकुलेट की हुई है। I don't expect you guys to do all the calculations in this course,
बट ये जो टेबल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इन टेबल्स को ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. आई डोंट वांट यू टू डू द कैलकुलेशंस. I want you to understand, and maybe there is a question where you have to get some information from such tables. ठीक है, तो अब ये हमारे पास 3 इंसुलेशन थिकनेस है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच. पाइप जो है ना, वो पाइप की लेंथ भी सेम है, पाइप का जो आउटर डायमीटर है वो भी सेम है, पाइप का जो सरफेस एरिया सेम है, एम्बिएंट टेम्परेचर, वॉल टेम्परेचर, ब्ला ब्ला ब्ला, सब सेम है. मटेरियल ऑफ इंसुलेशन जो हम इवेलुएट कर रहे हैं वो मिनरल वूल कर रहे हैं. ठीक है, अब मीन टेम्परेचर ऑफ इंसुलेशन जो है वो अब ये मीन टेम्परेचर की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो वो मीन टेम्परेचर डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंसुलेशन की थिकनेस है ना वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो आउटसाइड वॉल टेम्परेचर है ना वो चेंज हो जाएगा. अब ये 1 इंच पे 62 है, 2 इंच पे 48 है, 3 इंच पे 43 है. बिकॉज जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स हमारा जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा. अब वो वॉल टेम्परेचर कम होने का मतलब, सॉरी दिस इज द डिजायर्ड वॉल टेम्परेचर, कि हमने बाहर का टेम्परेचर ये रखना है. 1 इंच के साथ हमने बाहर का टेम्परेचर ये रखना है, दैट इज द डिजायर्ड टेम्परेचर. तो जो डिजायर्ड हमारा इंसुलेशन मीन टेम्परेचर है, इन दोनों टेम्परेचर्स को जो मीन, दोनों टेम्परेचर्स का मीन लेने के बाद 1 इंच पे ये होगा, 2 इंच पे ये होगा, 3 इंच पे ये होगा. ठीक है, और इसी तरह फिर हम बाकी की कैलकुलेशंस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज 3 डिफरेंट पैरामीटर्स. अब जैसे आपको पता है मीन टेम्परेचर अगर डिफरेंट हो गए हैं तो उनकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ऑफ इंसुलेशन मटेरियल फ्रॉम कैटलॉग वो भी चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द मीन टेम्परेचर. एंड देन वी डू ऑल द अदर कैलकुलेशंस. उसके बाद फिर हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि स्पेसिफिक करनी कैसे है. ये मैंने आपको एक एग्जांपल जो है ना वो मैंने उसमें कर दी, इसमें डाल दी है एक फाइल सेक्शन में. आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने उसको देखना है कैसे करनी है. ठीक है, ओके सर. तो अदरवाइज यू आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, यू एक्चुअली जस्ट वांट टू नो कि ये कैलकुलेशंस की जाती हैं. ठीक है, इसमें फार्मूले भी लिखे Okay, हुए हैं, sir. आप वो ज़्यादा डिटेल में देखना है ना तो उसको देख सकते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू दैट. अब ये डिफरेंट उन्होंने हीट ट्रांसफर्स कैलकुलेट किए हुए हैं. ठीक है, अब इसमें यहाँ पे फाइनली जो है ना वो अल्टीमेटली हमारे पास ये आखिर में ये क्या चीज़ आया, एनर्जी सेविंग आफ्टर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन किलोवाट आवर्स पर ईयर. 1 इंच पे हमने इतने बचाए, 2 इंच पे इतने बचाए और 3 इंच पे इतने बचाए, एनर्जी सेविंग्स. ठीक है, अब एनर्जी सेविंग्स की अगर हम बात करते हैं ना तो एनर्जी सेविंग हमेशा ज़्यादा थिकनेस के साथ ज़्यादा ही होंगी, बिकॉज जब हम इंसुलेशन बढ़ाएंगे डेफिनेटली एनर्जी सेविंग्स विल इंक्रीज, बट व्हाट चेंजेस इज द कॉस्ट. जो फाइनल कॉस्ट है ना वो चेंज होगी, वो हम इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सारी कैलकुलेशन हैं, आप इनको जो है ना देख लें, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. ये कोई बहुत कोई इतनी मुश्किल चीज़ें हैं भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे हम जाते हैं. अब ये देखते हैं कि हमारे पास स्टीम की कॉस्ट ये है, हीट एनर्जी कॉस्ट ये है, और एनुअल मॉनेटरी सेविंग के हमने जो पैसे बचाए हैं इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेविंग से हमने जो पैसे बचाए हैं वो यहाँ पे गिवन है हमारे पास. हमने ये सारा हिसाब किताब लगाया है. ठीक है, अब यहाँ तक भी आप देखें कि आपका जो एनर्जी सेविंग है ना, सॉरी जो मॉनेटरी सेविंग है, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस विद थिक इंसुलेशन थिकनेस. लेकिन जब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो 1 इंच की इंसुलेशन है उसका खर्चा इतना है, 2 इंच की इंसुलेशन है, सॉरी ये है आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन
1 इंच की इतनी है, 2 इंच की इतनी है, 3 इंच की इतनी है। अब जब आप फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो टोटल कॉस्ट है और टोटल जो कॉस्ट आपकी आ रही है एक साल में, और जो टोटल आपकी जो है ना वो आपको सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद जो सेविंग हो रही है, जो टोटल कॉस्ट आपको आ रही है इंसुलेशन में, वो डिफरेंट है। वो इसकी जो है ना वो 176,000 है, इसकी 126,000 है, इसकी 129,000 है। अब यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि यार ये जो 2 इंच की इंसुलेशन है ना, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। बिकॉज ऑल्दो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा सेविंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ ऑयल कॉस्ट, वो सबसे ज़्यादा 3 इंच में आ रही है। लेकिन जब हम इंसुलेशन की कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें भी कंसिडर करते हैं 5 साल के लिए, तो वो हमें पता चलता है कि यार सबसे सस्ता जो है ना वो हमारे पास 5 साल के लिए की ड्यूरेशन में 2 इंच हमें पड़ा। एक सैम्पल एग्जाम्पल मैंने आपको देनी थी कि हम कैसे जो है ना वो ये फाइनली इवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास कौन सी इंसुलेशन जो है ना वो बेहतर रहेगी। और ये एक एग्जाम्पल थी ऐसे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो 3 स्लाइड है ना, इनको आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब 5 मिनट की ब्रेक करते हैं हम, उसके बाद हम रिफ्रैक्टरीज की तरफ जाते हैं।
Okay, guys, you have any questions? No, sir. Okay, we'll continue with refractories. अब refractory material जो है वो basically refractory materials are those materials which can withstand the action of abrasive or corrosive solids, liquids or gases at high temperatures. ठीक है, अब इसमें ऑटोमेटिकली इंसुलेशन प्रॉपर्टीज भी ज़रूरी हो जाती हैं, बट एक्चुअली रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गुड इंसुलेटर्स. अब चूंकि हम बात कर रहे हैं हाई टेम्परेचर की, अब हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वी आर यूजिंग we are consuming some energy to keep the process at high temperature. अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास एक बात आ जाती है कि जो मटेरियल है, जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, दैट शुड बी अ गुड इंसुलेटर एज वेल, बिकॉज हमने जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर हमने रेज किया है अपना जो भी प्रोसेस का हाई टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर कि वहाँ पे अब्रेशन और करोजन हो रही है सॉलिड्स, लिक्विड या गैसेस की वजह से, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है तो उसके लिए एनर्जी भी यूज़ करनी पड़ेगी, और सिमिलरली उस एनर्जी के जो यूजेज है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर रिफ्रैक्टरीज जो है वो हमारी इंसुलेटर भी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. ठीक है, बट जब अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टरी की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज लिमिटेड टू अ मटेरियल which can withstand the action of abrasion or corrosive solid, liquid or gases at high temperatures. ठीक है, they are made in varying combinations and shape for different applications. Of course, अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये तो कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है, डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके हम एक मटेरियल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस और एप्लीकेशन. और शेप जो है ना वो भी हम क्यों, एक शेप इसमें बहुत क्रिटिकल होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे. ठीक है, सिमिलरली इसी पॉइंट की रेपिटेशन है विद अ डिफरेंट एंगल कि वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस मेक इट नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब ये नहीं कि हम एक ही जो है ना वो रिफ्रैक्टिव एक ही तरह का मटेरियल बना लें, बल्कि हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली वी हैव डेवलप्ड अ साइंस कि हमें कौन सी प्रॉपर्टीज, जो कौन सी ऑपरेटिंग कंडीशंस हमें आई मीन के किस ऑपरेटिंग कंडीशन के ऊपर हमें किस कंपोजिशन का रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन जो है ना वो एलिमेंट्स हैं, ये चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, जिसको हम डिफरेंट कंपोजिशन में मिक्स करके एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाते हैं. अब अगर कंडीशन है हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो हम जो मटेरियल ए है वो 35% रख रहे हैं, मटेरियल बी 25% और मटेरियल सी जो है ना वो बाकी सारा मटेरियल सी हम रख रहे हैं. ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम मटेरियल डी भी इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर, बिकॉज हमारी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो चेंज हो गई है. दैट इज व्हाई वी नीड टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल सो दैट इट इज सूटेबल फॉर आवर न्यू ऑपरेटिंग कंडीशंस. ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें बनानी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस. अब जनरल रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल के लिए, तो पहली बात ये है कि एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. अब यहाँ पे विथस्टैंड की बात आ रही है. ठीक है, इंसुलेशन का अभी भी जिक्र नहीं है इसमें सिर्फ ये है कि वो विथस्टैंड कर सकता हो, मेल्ट ना हो जाए और वो डैमेज ना हो जाए हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, एबिलिटी टू विथस्टैंड सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स. अब सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि अब बाल मटेरियल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास है, अगर आप उसको बिल्कुल बहुत गर्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है,
दैट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर हम उसको रेड हॉट करने के बाद फौरन पानी में डाल देंगे तो वो टूट जाएगा, शैटर हो जाएगा, बिकॉज नॉट एवरी मटेरियल कैन हैंडल हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। Ability to withstand action of molten metal, slag, glass, hot gases, etc. ये सारी हाई टेम्परेचर चीज़ें हैं। मेटल स्लैग है, ये भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोल्टन ग्लास है, मोल्टन ग्लास भी जो है ना, आई थिंक इट्स मोर देन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल ग्लास है, फ्यूज सिलिका है, या फिर सफायर ग्लास है, कौन सा ग्लास है उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है। एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड एट सर्विस कंडीशंस। सर्विस कंडीशन का मतलब है जो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो फॉर एग्जांपल 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अब उसके अंदर हमने 5 टन जो है ना वो मटेरियल डालना है, सॉलिड मटेरियल, जिसको उसने लिक्विफाई करना है फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टरी में। तो वो 5 टन का जो लोड है ना वो सस्टेन कर सकता हो मटेरियल एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो उसका सर्विस टेम्परेचर है। एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड एंड एब्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, लोड एट सर्विस कंडीशन की बात हो रही है। अब ये अदर देन सर्विस कंडीशन पे लोड और एब्रेसिव फोर्सेस है ना उसको विथस्टैंड कर सकता हो। लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये एक्चुअली ये पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड है इसके साथ कि लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये कि वो चीज़ें जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपने ब्रिक्स लगाई हुई है साथ में, वो एक्सपैंड कर जाएंगी, एक्सपैंड करने की वजह से उनके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। तो दरमियान में स्पेस आ जाएगी, दरमियान में स्पेस आने की वजह से आपका जो मोल्टन लिक्विड है दैट कैन सीप थ्रू दैट स्पेस, जो कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जनरेट हुई है, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम है। और अगर उसके अलावा जो है ना दूसरी प्रॉब्लम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये होती है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स हैं, एक ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, एक कम एक्सपेंड कर रहा है। तो ज़्यादा एक्सपेंड करता है ना उसकी उस साइड के ऊपर से जो हमारा मटेरियल है ना वो बेंड हो जाता है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन जो है ना इसको भी हमने कंसिडर करना पड़ता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। शुड बी एबल टू कंजर्व हीट, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंसुलेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम हाई टेम्परेचर पे इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर तो ये अच्छा इंसुलेटर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। शुड नॉट कंटेमिनेट द मटेरियल विद विच इट कम्स इनटू कांटेक्ट। ठीक है, हमने एक प्रोसेस करना है, उसमें से हमने जो है ना वो फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टील के अंदर से जो है ना हम एक प्रोसेस समटाइम यूज करते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन इन स्टील। ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, उसमें से कार्बन को रिड्यूस करने के लिए हम उसको जो है ना वो फर्नेस के अंदर डालते हैं कार्बन को रिड्यूस करने के लिए। तो फर्नेस के अंदर हमने जो रिफ्रैक्टरीज लगाई हुई हैं उसके अंदर कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से, और वो कार्बन भी ऐसा है जो कि कंटामिनेट कर रहा है मटीरियल को, तो हम अपनी तरफ से कार्बन रिड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन रिफ्रैक्टरी मटेरियल की जो कंटेमिनेशन है उसकी वजह से इन दी एंड जो हमारा मटेरियल आएगा उसमें कार्बन पहले से भी ज़्यादा हुआ होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। या अल्टीमेटली क्या है कि हमारा कोई ऐसी इम्प्योरिटी इसके अंदर चली गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि हैजर्डस है, कुछ भी हो, द रिफ्रैक्टरी मटेरियल शुड नेवर कंटेमिनेट द मटेरियल इन विच इट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, ये दोनों केसेस हैं आपके पास, ये दोनों में ब्रिक्स लगी हुई हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। अभी आम ब्रिक्स नहीं है जो आम हम घरों में लगाते हैं, ये भी ब्रिक्स जो है ना स्पेशल होती है, इनकी जो कंपोजिशन होती है ना वो डिफरेंट होती है। ये सारी जो लाइनिंग की हुई है ना, ये सारी लाइनिंग है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये जो हमारे पास ये जो कुछ ये होल्स नजर आ रहे हैं, दे आर आइदर दे आर मेंट फॉर बर्नर्स और हॉट फ्यूल गैसेस। ठीक है, और ये यहाँ पे भी इसी तरह जो है ना ऊपर हम जो है ना वो हम अपने कंटेनर्स रखते हैं जिसके अंदर हम मटेरियल रखते हैं, नीचे से जो है ना हमारी हॉट गैसेस ऊपर आती हैं। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम होगा उससे सर्विस टेम्परेचर से, तो फ़ायदा नहीं होगा, हमारा जो मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा। हमारा जो सैंपल है जिसको हमने मेल्ट करना है वो मेल्ट नहीं होगा, और हमारी जो रिफ्रैक्टरी है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई इट इज़
it is very important that refractory material has very high melting point। ये कुछ कंपाउंड हमारे पास कुछ टिपिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। और ये हमारे पास उनके मेल्टिंग पॉइंट, ये फार्मूले हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं कि एप्लीकेशन के मुताबिक हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, साइज है। अब साइज एंड शेप ऑफ द रिफ्रैक्टरी इज अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन फीचर। It is an important feature since it affects the stability of any structure. Accuracy of size is extremely important to enable proper fitting of the refractory shape. जो जैसे मैंने आपको भी बताया कि that size is very important and to minimize the thickness and joints in construction. अगर for example इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये जो आपको ये जो एक रिफ्रैक्टरी है हमारे पास, अब इसमें ये जो ऊपर की तरफ जो रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स हैं, अब ये ब्रेक ये जो इस तरह सर्कुलर सेक्शन में होती है ना, ये बेसिकली इस तरह से होती है, इसकी इन ब्रिक्स की शेप ट्रेपेजॉइडल होती है। और इन सारी ट्रेपेजॉइडल ब्रिक्स को जो है ना हम जब इस तरह से फिट करते हैं एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, तो अपनी शेप की वजह से वो बिल्कुल क्लोज फिट में आ जाती हैं। अब ये जो ट्रेपेजॉइडल की जो ये वाली साइड्स हैं हमारे पास, ये ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से इसका एंगल 15 डिग्री रखते हैं, इसका एंगल बड़ा डिफाइंड होता है, कैलकुलेटेड होता है। और ये जो डायामीटर है ना आपका रिफ्रैक्टरी का, जो डायामीटर है, ये इसके मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इतने डायामीटर का जो है ना फर्नेस है उसके अंदर हमने ब्रिक्स लगानी है, तो हमारे पास ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के जो स्लैटेड सेक्शन है ये कितने एंगल पे होने चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अदरवाइज अगर आप इसको इंश्योर नहीं करेंगे प्रॉपर साइज को, तो हमारी ये जो सही तरह से फिट नहीं होगी, इनके दरमियान गैप्स रह जाएंगे, और गैप्स रहने की वजह से हमारी जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और दैट और टोटल प्रोसेस विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट। बल्क डेंसिटी, या एक्चुअली मैं जो है ना मैं तेज़ी से स्किप करूँगा बहुत सारी चीज़ें, इनको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इट्स वेरी सिंपल, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बल्क डेंसिटी है वो मटेरियल की जो है ना वो उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। पोरोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा पोरस मटेरियल होगा तो वो उसमें हमारा जो मोल्टन चार्ज है ना वो उन पोर्स के अंदर घुस जाएगा, वो फिर जो है ना वो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पोरोसिटी कम से कम होनी चाहिए। कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। बड़े चंगे टाइम पे आया जहां से छोले घर में आया तो पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट जो है ना ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कंपेयर एक्चुअली करते हैं, ये डिफरेंट सैंपल्स फॉर पायरोमेट्रिक कोन्स, हम इसको एक्चुअली स्टैंडर्ड सैंपल्स मिलते हैं और उनमें हम जो भी हमारा सप्लायर होता है वो एक्चुअली आल्सो सप्लाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पायरोमेट्रिक कोन्स। तो उन पायरोमेट्रिक कोन्स के साथ हम उसकी नॉन एक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो एक सैंपल आता है हमारे पास जो अननोन कंपोजिशन का है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए एक पायरोमेट्रिक कोन है जिसकी एक डेफिनेट जो है ना वो नोन प्रॉपर्टीज है, देन वी हैव एन अननोन मटेरियल जिसकी हम सिमिलर साइज की कोन बनाते हैं। उसके बाद हम उनको एक सिमिलर टेम्परेचर के ऊपर हीट अप करते हैं, एंड अल्टीमेटली एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी जो सैंपल कोन है जो कि अननोन मटेरियल है वो बेंड कर जाती है। तो एंड देन वी एक्चुअली कंपेयर इट विद द पायरोमेट्रिक कोन कि ये कौन सी पायरोमेट्रिक कोन जो स्टैंडर्ड पायरोमेट्रिक कोन है उसके जो बेंडिंग टेम्परेचर है या मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे कॉरस्पॉन्ड कर रही है, एंड देन वी नो कि ये जो हमारे पास सैंपल है दैट इज़ फॉर एग्जांपल दैट इज़ पायरोमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट ऑफ सैंपल ए। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड होता है कि हम अपने सैंपल्स को जो कि अननोन कंपोजिशन के होते हैं या हमें जो टेस्ट उसको हमने करना है उसको हम पायरोमेट्रिक कोन्स
पैरामीट्रिक स्टैंडर्ड कोन्स के साथ जो है ना कंपेयर कर लेते हैं सो दैट वी कैन नो कि विच पर्टिकुलर मटेरियल इज बेटर। रिफ्रैक्टरीनेस अंडर लोड, जब हम अपना लोड जब रिफ्रैक्टरी के अंदर डालेंगे या फर्नेस के अंदर डालेंगे, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक रिफ्रैक्टरी है, उसमें हमने 800 डिग्री सेंटीग्रेड का सर्विस टेम्परेचर एंड देन वी हैव टू पुट 5 टन ऑफ मटेरियल इनटू दैट, तो that particular refractory material should be able to hold its property under load, ठीक है। अदरवाइज अगर उसकी प्रॉपर्टीज सस्टेन नहीं करेंगी तो दैट ब्रिक्स विल कोलैप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज भी फुलफिल करना जरूरी है। क्रीप एट हाई टेम्परेचर, दैट इज मटेरियल शुड नॉट क्रीप आउट एट हाई टेम्परेचर एंड शुड नॉट ब्रेक अंडर स्ट्रेस। वॉल्यूम स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज एट हाई टेम्परेचर, मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो कम से कम होना चाहिए। तो इट्स एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर्स द मटेरियल शुड बी एबल टू hold its shape and the material should not expand and material should not shrink when the temperature is changed rapidly or at the temperature is changed from the room temperature or up to the service temperature, ठीक है। रिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन, अब रिवर्स इसका एक्चुअली मतलब ये है कि आपने रूम टेम्परेचर से अपनी फर्नेस को हीट अप किया और वो एक डेफिनेटली सर्विस टेम्परेचर तक गया, थोड़ी सी एक्सपेंशन, बेशक उसका जो है कोएफिशिएंट कम हो, लेकिन दैट विल सर्टेनली एक्सपैंड टू सम पॉइंट, एंड व्हेन you after shutting down you cool down your furnace and come back to the room temperature, the refractory material should come back to the original size। अगर तो वो एक्सपैंड करती है और उसके बाद अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस नहीं आती, तो वी से दैट द थर्मल एक्सपेंशन वाज नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर हमारा दोबारा नॉर्मल पे आ गया, उसको अपने ओरिजिनल साइज के ऊपर वापस आना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, दैट शुड बी फुलफिल्ड। थर्मल कंडक्टिविटी, अब in the first slide of refractory materials I told you that refractory materials are by definition not required to be insulated, because insulation जो है वो हम एक separate एक class है materials की, but it is always good that and preferably if refractory materials are also poor conductors of heat, ठीक है। Thermal conductivity actually depends upon the chemical and mineralogical composition as well as the glassy phase contained in the refractory material, ठीक है। Usually changes with rise in temperature, ये पहले देख चुके हैं। Low thermal conductivity is desirable for conservation of heat by providing adequate insulation, ठीक है। अब ये वो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि चूंकि हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वी हैव यूज्ड सम एनर्जी so to attain that temperature, or we need to spend some more energy to keep that temperature। अगर तो हमारी तो refractory material insulating material भी हैं, तो we will need less heat, we will need to provide less energy to maintain that high temperature, ठीक है। A provision for backup insulation conserves heat, but at the same time it increases the hot face temperature and hence the demand on refractory quality increases। अब एक ऑप्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करने का ये है कि हमारा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल ही इंसुलेटिंग हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल एडिशनली लगा दें बाहर वाली साइड पे, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे तो जो हॉट फेस जो टेम्परेचर है इंसुलेटिंग जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जो हॉट फेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड ऑन द रिफ्रैक्टरी क्वालिटी इंक्रीजेज। रिफ्रैक्टरी क्वालिटी हियर एक्चुअली मींस के दैट रिफ्रैक्टरी मटेरियल शुड बी एबल टू हैंडल इवन हायर टेम्परेचर, बिकॉज हमने बाहर इंसुलेशन लगा दिया है। इसीलिए समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इंसुलेशन ऑन द रूफ इन ओपन हेर्थ फर्नेसेस इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड।
ओपन हर्थ सर जो है ना वो फर्नेसेस एक्चुअली दे आर एक्चुअली क्वाइट एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ी मैसिव फर्नेसेस होती थी, ओपन होती थी। अब एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे दे आर नॉट यूज्ड, बट टू टेल यू गाइस अबाउट द प्रिंसिपल कि ओपन हर्थ फर्नेसेस थी वो उनमें इतना ज़्यादा मटेरियल होता था कि उसका जो रूफ है ना, जो उसको हम इंसुलेट नहीं करते थे, उसको हम वी एक्चुअली people used to leave that uninsulated so that heat transfer हो जाए और वो जो रूफ है ना वो कूल डाउन रहे, अदरवाइज उसमें से ड्रिपिंग हो जाएगी तो वो फेलियर का कॉज जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना ये आप खुद ही देख लीजिएगा। आई हैव टू वाइंड इट अप। तो सम कॉमन रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स हैं, ये फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज हैं। अब फायर क्ले अगर आपको याद हो स्लाइड नंबर 5 के ऊपर कि मैंने आपको इंसुलेटिंग मटेरियल जो हाई टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल्स थे उनमें भी फायर क्ले की बात हो रही थी। अब ये कॉमन मटेरियल है जो कि फायर क्ले जो है दैट इज अ कॉमन मटेरियल दैट इज यूज्ड इन इंसुलेशन एज वेल एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और टिपिकल फायर क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन आई वुड गो बैक टू द सेम क्वेश्चन, किसी के जहन में आया है अभी तक के फायर क्ले रिफ्रैक्टरी या फायर क्ले इंसुलेशन की एक एवरीडे एग्जांपल जो आप सब ने देखी होगी? आई एम श्योर आप सर सबने वो देखी हुई है। सर वो तंदूर जो नान लगाना। एग्जैक्टली दैट्स राइट। तो दूसरी है वो हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरीज हैं, सिलिका ब्रिक्स एंड सो ऑन। ये सारी की सारी जो बेसिक कॉमन मटेरियल्स हैं जो कि एज ए रिफ्रैक्टरीज हम यूज़ करते हैं, एज ए स्टैंड अलोन मटेरियल भी हम यूज़ करते हैं और इनको कॉम्बिनेशन में भी हम यूज़ करते हैं। दैट इज इंक्लूडेड इन योर असाइनमेंट। वही आपने करना है कि इन मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स हैं, इनकी आपने सैम्पल इमेजेस कि ये किस मटेरियल किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और इनकी कुछ एटलीस्ट हर मटेरियल की दो एप्लीकेशन जो है ना वो आपने बना के जो है आई थिंक ये 3 से 4 पेजेस की असाइनमेंट बनेगी और इसकी डेडलाइन वो ये संडे। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की सिलेक्शन जो है उसके क्राइटेरिया हैं, ये जस्ट बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, वर्किंग टेम्परेचर्स, एक्सटेंशन ऑफ एब्रेशन, और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके मुताबिक आपने अपने रिफ्रैक्टरी मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है स्टैंड अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में। That was all about today's lecture. If you guys have any questions, you have 4 minutes. No questions? नो सर। Okay, all right. If you later have any questions, feel free to ask me. Thank you very much.